नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 सोशल साइंस का ठीक है पूरे चैप्टर से 45 ठीक है सब्जेक्टिव का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन करने वाले। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। पहला सवाल देखिए, ठीक है, मैज़नी कौन था? ठीक है, इसका आंसर देखिए, मैज़नी इटली का एक क्रांतिकारी था। मैज़नी कार्बोनेरी के गुप्त समाज का सदस्य बन गया। ठीक है, उनका जन्म 1807 में जेनेवा में हुआ। वह राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के भीतर इटली को एक एकीकृत गणराज्य बनाना चाहता था। ठीक है, अगला सवाल देखिए, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा? ठीक है, इसका आंसर देखिए, 1871 के पश्चात बाल्कन प्रदेश यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का मुख्य स्रोत था। ठीक है, इस क्षेत्र में मुख्यतः आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेनिग्रो आदि प्रदेश शामिल थे। ठीक है, इस क्षेत्र के निवासियों को प्रायः स्लेव कहकर पुकारा जाता था। ठीक है, बाल्कन क्षेत्र का अधिकतर हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य का भाग था। इस क्षेत्र में निम्नलिखित कारणों से तनाव पनपा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा लिखना पड़ेगा, है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा लंबा इसका आंसर दिया हूँ, है ना। अभी जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान दीजिए। ठीक है, बाल्कन क्षेत्र का बड़ा भाग लंबे समय तक ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, ऑटोमन साम्राज्य अत्यधिक कमजोर हो चुका था। ठीक है, और थर्ड पॉइंट लिखिएगा, साम्राज्य के अधीन राष्ट्रों में राष्ट्रवाद की भावना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, इसलिए वे स्वतंत्रता की कामना करने लगे थे। ठीक है, चौथा पॉइंट लिखिएगा, उन्होंने अपने अपने इतिहास द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि वे कभी स्वतंत्र थे। ठीक है, परंतु बाद में विदेशी शक्तियों ने उन्हें अपने अधीन कर लिया, अतः उन्हें स्वतंत्रता मिलनी ही चाहिए। ठीक है, उनका डिमांड था। आगे देखिए, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, सभी बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे और प्रत्येक राज्य अपने लिए अधिक से अधिक प्रदेश हथियाना चाहता था। फलस्वरूप उनके बीच गहरा क्या हुआ, तनाव फैल गया। ठीक है, और छठा पॉइंट लिखिएगा, बाल्कन क्षेत्र में यूरोपीय शक्तियों की प्रतिस्पर्धा के कारण यह तनाव और अधिक गहरा हो गया। इसके बाद लिखिएगा, रूस, जर्मन, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी आदि सभी देशों ने ऑटोमन साम्राज्य की कमजोरी का लाभ उठाकर वहां अपना प्रभाव जमाने का प्रयास किया। ठीक है, फलस्वरूप बाल्कन क्षेत्र में कई युद्ध हुए। ठीक है, इन युद्धों ने प्रथम विश्व युद्ध की भूमिका तैयार किया। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ठीक है, जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करें। ठीक है, इसका आंसर देखिएगा, जर्मन संघ के उदारवादी मध्य वर्ग 1848 ईस्वी में, ठीक है ना, फ्रैंकफर्ट संसद मिले। ठीक है, इनका उद्देश्य था जर्मनी को एक राष्ट्र बनाना, लेकिन उनकी योजना असफल हो गई। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, इस योजना को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया। ठीक है, और थर्ड पॉइंट लिखिएगा, प्रसा के मुख्यमंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क ने जर्मन संघ के एकीकरण के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, 7 वर्ष के दौरान, ठीक है, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के 3 युद्ध में प्रसा की जीत होती है और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, जनवरी 1871 ईस्वी में वार्साय में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट बना दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रोलेट एक्ट क्या था? ठीक है, इसका आंसर देखिए, 1919 का रोलेट एक्ट, ठीक है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम के माध्यम से अंग्रेजों का इरादा युद्धकाल यानी भारत के रक्षा अधिनियम 1915 के दौरान नियोजित दमनकारी प्रावधानों को अस्थायी रूप से बदलने का था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खिलाफत आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, इसका आंसर देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी और यह अफवाह फैली थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता खलीफा का पद समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा, खलीफा के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए मार्च में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया जाता है। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर गांधी जी के साथ बातचीत करते हैं। सितंबर में गांधी जी सहित दूसरे नेताओं ने यह बात मान ली कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वराज दल का गठन क्यों किया गया था, इसका क्या कार्य था? ठीक है, इसका आंसर देखिएगा, महात्मा गांधी को बंदी बनाए जाने से जनता का उत्साह छिन पड़ गया था। उधर काउंसिल में प्रवेश के प्रश्न को लेकर कांग्रेस 2 दलों में बंट गई थी। एक दल का मानना था कि काउंसिल में प्रवेश कर
सरकार के कार्यों में बाधा उत्पन्न करनी चाहिए। यह दल परिवर्तनवादी कहलाया। दूसरा दल अपरिवर्तनवादी कहलाया, जिसका कहना था कि काउंसिल का परित्याग कर दिया जाए, बहिष्कार किया जाए। परिवर्तनवादियों, जिनमें मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास प्रमुख थे, ने एक नया पार्टी स्वराज पार्टी का निर्माण करते हैं। स्वराज पार्टी को विधानसभाओं में बहुत स्थान मिले, ठीक है। इस पार्टी ने सरकार के कार्यों को विघ्न यानी बाधा डालने प्रारंभ कर दिए और अपने लक्ष्य में आंशिक सफलता प्राप्त भी करते हैं, ठीक है। किंतु सन 1925 ईस्वी में क्या होता है, इसके जो नेता था CR दास की मृत्यु से इस पार्टी का प्रभाव अब लगभग खत्म हो गया था, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, विनिमय दर से आप क्या समझते हैं, ठीक है। देखो, विदेशी विनिमय दर वह दर होता है जिस पर एक देश की घरेलू करेंसी को दूसरे देश की करेंसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ठीक है। इसे ही कहा जाता है विदेशी विनिमय दर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ब्रेटन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है। देखो, 1944 ईस्वी में, ठीक है, जुलाई में अमेरिका के न्यू हैम्पशर के ब्रेटन वुड्स नामक जगह पर यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हुआ, ठीक है। इस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना होती है और IMF और वर्ल्ड बैंक को हम क्या बोलते हैं, ब्रेटन वुड्स की ट्विंस भी कहा जाता है, जुड़वा बहन भी कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, महामंदी के कारणों की व्याख्या करें, ठीक है। इसका आंसर देखिए, महामंदी कारण क्या था, कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन कारण कृषि उत्पादों की कीमतों में भारी क्या होता है, गिरावट होता है, ठीक है, तथा किसानों की आय घट जाती है। आय बढ़ाने के लिए किसानों द्वारा पुनः उत्पादन में वृद्धि का प्रयास किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप कीमतों में और कमी होती है तथा खरीदारों के अभाव में कृषि उपज पड़ी सड़ने लगती है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट लिखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध के कारण यूरोपीय देशों की आर्थिक स्थिति इतना खराब हो गया था कि अमेरिका से माल आयात करने की स्थिति में नहीं रहे, ठीक है। और थर्ड पॉइंट लिखिए, कारखानों में तैयार माल को बाजार नहीं मिल सका, ठीक है। और बाजार नहीं मिले तो कहाँ बिकेगा सामान, पूरा सड़ जाएगा, ठीक है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, कारखाने बंद हो जाते हैं, ठीक है, तथा व्यापक स्तर पर बेरोजगारी फैल जाता है, ठीक है। आशय उद्योगों की प्राचीन परंपरागत और धीमी गति को छोड़कर एक नए वैज्ञानिक तथा तीव्र गति से उत्पादन करने वाली यंत्रों और मशीनों का उपयोग किया जाने लगा, ठीक है ना, जिससे क्या होता है, उत्पादन लगातार बढ़ते गया, ठीक है। इससे क्या होता है, उत्पादन लगातार बढ़ते गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जॉबर किसे कहते हैं, ठीक है। उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए एक जॉबर रखते थे। जॉबर कोई पुराना विश्वस्त कर्मचारी होता था, ठीक है। वह गांव से लोगों को लाता था, काम का भरोसा देता तथा शहर में बसने के लिए मदद करता था। जॉबर मदद के बदले पैसे व तोहफों की मांग करने लगा तथा उनकी जिंदगी को नियंत्रित करने लगा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, औद्योगिकरण एक मिश्रित वरदान था, उदाहरण देकर समझाएं, ठीक है। इसका आंसर देखिए, औद्योगिकरण के सकारात्मक प्रभाव क्या था, ठीक है। इसका पहला पॉइंट देखिए, सस्ती वस्तुएं, ठीक है। मशीनों द्वारा बनी वस्तु काफ़ी सस्ती होती थी, वह उत्तम क्वालिटी की होती थी, अतः उपनिवेशों के लिए लोग सस्ती, उत्तम तथा विभिन्न प्रकार की वस्तुएं खरीद सकते थे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, नए उद्यमी औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया ने भारतीय उद्यमियों को कारखानों में अवसर प्रदान किए। यद्यपि वे नए खिलाड़ी थे तथापि वे अच्छा धन कमाने लगे, ठीक है। और थर्ड पॉइंट लिखिएगा, औद्योगिक क्षेत्र का विकास, विदेशियों के आगमन के पूर्व बहुत से लोग कृषि पर लगे हुए थे, ठीक है, परंतु औद्योगिकरण ने उन्हें दूसरे क्षेत्रों में काम करने का अवसर प्रदान किया, ठीक है। अब आगे देखिएगा इसका विपरीत प्रभाव, ठीक है। पहला पॉइंट लिखिएगा, निर्यात बाजार का ठप होना, ठीक है। औद्योगिकरण से पूर्व भारतीय व्यापारी विश्व के विभिन्न देशों में अपने उत्पाद निर्यात करते थे, परंतु मशीन से बने कपड़े के आने से उनका विश्व बाजार लगभग ठप हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, स्थानीय बाजार का सिकुड़ना, ठीक है। मशीन से बड़े कपड़े उत्तम सस्ते थे, अतः निर्माता उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने में असफल रहे, अतः विश्व बाजार के साथ साथ उनका स्थानीय बाजार भी ठंडा पड़ने लगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किताबा उतामारो कौन था, ठीक है। किताबा उतामारो जापान के सबसे प्रसिद्ध, ठीक है, उकियो प्रिंट निर्माताओं में एक था, ठीक है। वह अपने जीवन काल में खूबसूरत महिलाओं के बिजिनगा वुड ब्लॉक प्रिंट के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हो गया, ठीक है। अगला सवाल देखिए, मुद्रण संस्कृति ने भारत के राष्ट्रवाद के विकास में क्या भूमिका निभाई, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए, मुद्रण संस्कृति ने भारत के राष्ट्रवाद के विकास में काफ़ी मदद की। सरकार की दमनात्मक नीति के बावजूद भारत में राष्ट्रवादी समाचार पत्रों की संख्या दिनों दिन बढ़ती गई, ठीक है।
समाचार पत्रों के माध्यम से सरकारी कुशासन नीति का पर्दाफाश किया जाने लगा। राष्ट्रवादी क्रियाकलापों की सरकार द्वारा निंदा से क्रांतिकारी कदम को काफ़ी बल मिलने लगा, ठीक है ना। 1907 में पंजाब की क्रांतिकारियों को देश छोड़ने के लिए विवश किया गया, तो बाल गंगाधर तिलक ने समाचार पत्र केसरी के माध्यम से विरोध प्रकट किया, ठीक है, जिससे भड़क कर लोग सड़क पर उतर गए और फलता किलकारी 1906 में बंदी बनाया गया। इस पर पूरे भारत में विरोध हुआ था, ठीक है। अब आगे देखिए ज्योग्राफी का, ठीक है। सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हो? एक ऐसा विकास जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता पूर्ति पर प्रभावित किए बिना, ठीक है, वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना कहलाता है सतत पोषणीय विकास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूमि निम्नीकरण के क्या क्या कारण, ठीक है। भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या होता है? खनन, ठीक है, अति पशुचारण, ठीक है, जल अपर्दन आदि है, परंतु उचित व्यवस्था से इन्हें हम लोग कम या खत्म कर सकते हैं। उपरोक्त उपाय अपनाकर किसान अपनी जमीन को फिर से उपजाऊ बना सकता है। भूमि अवक्रमण मानव गतिविधि के कारण होता है, जिसके कारण मिट्टी अपनी उर्वरता और गुणवत्ता को खो देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, पारितंत्र को परिभाषित कीजिए, ठीक है। इसका आंसर देखिए, पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पौधे, जानवर और अणुजीव शामिल होते हैं, जो अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतरक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, हिमालय यव क्या है, यह संकट में क्यों है, ठीक है। इसका आंसर देखिए, यह चीड़ के एक प्रकार का सदाबहार वृक्ष होता है। यह हिमाचल प्रदेश व अरुणाचल प्रदेश के कई भागों में पाया जाता है। इसके पेड़ की छाल, पत्तियों तथा जड़ों से टैक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है, जिसका उपयोग हम लोग कैंसर के रोग को इलाज करने के लिए होता है, ठीक ना, और दवा बनाने में किया जाता है। यह वृक्ष के अत्यधिक दोहन से इस वनस्पति की जो प्रजाति है खतरा आ गया इसमें कि ये खत्म भी हो सकती है, इसको बचाना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या है, ठीक है। देखो, नदियों की घाटियों पर बने बड़े बांध, ठीक है, बनाकर ऊर्जा, सिंचाई, पर्यटन स्थलों की सुविधाएं प्रदान की जाती है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ठीक है, वर्षा जल संग्रहण के क्या उद्देश्य, ठीक है। इसका आंसर देखिए, वर्षा जल संग्रहण भूमिगत जल स्तर लगातार गिरता जा रहा है, अतः जल संग्रहण की आवश्यकता है, ठीक है। इसी कारण वर्षा जल संग्रहण एक प्रमुख उपाय के रूप में उभरा है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आगामी वर्षों के लिए जल संग्रहण करना, ठीक है, भूमिगत जल के गुणों को सुधारना, भूरक्षण एवं अति जल प्रवाह रोकना है, और शहरों एवं औद्योगिक व्यर्थ पदार्थ का पुनश्चक्रण करना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ठीक है, मोटे अनाज से क्या तात्पर्य है? देखो, मोटे अनाज के अंतर्गत 8 फसलें शामिल है, ठीक है। इसमें आता है ज्वार, बाजरा, रागी, सावा, कंगनी, ठीक है, चीना, फोदो, कुटकी, कुट्टू, ठीक है। अनाज की फसल कहा जाता है। ये फसलें आमतौर पर सीमांत और अनसिंचित, ठीक है, भूमि पर उगाई जाती है, इसलिए इनकी उपज अस्थायी होती है, ठीक है ना, और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करती है। क्या चाहिए? कपास को उष्ण जलवायु की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। पौधे के बढ़ने के लिए बढ़ते समय 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान बहुत ज़रूरी है, ठीक है। खिला धूप इसको थोड़ा मिलना ज़रूरी है। पौधे को तैयार होने के लिए कम से कम पाला रहित दिनों की एक लंबी अवधि की जरूरत होती है, ठीक है। अगर हम बात करें वर्षा की, ठीक है, तो माध्यम से हल्की वर्षा की जरूरत होती है। 50 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर के बीच वर्षा इसके लिए काफ़ी है, ठीक है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की सहायता से इस फसल को हम लोग आराम से उगा सकते हैं, ठीक है। मृदा जिसमें नमी बनाए रखने की क्षमता काफ़ी होती है, सबसे अधिक उपयोगी होता है, ठीक है, कपास के लिए। काली मिट्टी सबसे अच्छा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, बायोगैस से आप क्या समझते हैं, इसके क्या लाभ है, ठीक है। माइक्रोब उत्पन्न करके प्राप्त की जाती है। जैव गैस में 75% मीथेन गैस होती है, ठीक है, जो बिना धुआं उत्पन्न किए जलती है। लकड़ी, चारकोल, कोयले के विपरीत यह जलने के पश्चात राख जैसे कोई अपशिष्ट भी नहीं छोड़ती, ठीक है। इसका आंसर देखिए, ठीक है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ठीक है, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास, जैव ईंधन और हाइड्रोजन सहित विभिन्न प्रकार के स्रोतों से आते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत दुनिया भर में ऊर्जा उत्पादन में तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। 2022 में दुनिया भर में नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन 26.2% था, जो 2021 में 6.1% की वृद्धि थी, ठीक है। हल्के उद्योग जो कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग करके हल्का माल तैयार किया जाता है, ठीक है, जैसे कि विद्युतीय उद्योग, ठीक है, जैसे सूती वस्त्र उद्योग हो गया, पटसन हो गया, रेशम हो गया, ऊनी वस्त्र हो गया, ठीक है, चीनी हो गया, वनस्पति तेल हो गया आदि उद्योग कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित है, ठीक है।
अगला सवाल देखिएगा, आधारभूत उद्योग क्या है? ठीक है, उदाहरण देकर समझाएं। देखो, आधारभूत उद्योग क्या होता है? जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर करते हैं, जैसे कि आपका लोहा हो गया, इस्पात, तांबा, ठीक है, एल्युमिनियम हो गया। उपभोक्ता उद्योग जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु करते हैं, जैसे कि चीनी हो गया, दंतमंजन हो गया, कागज हो गया, पंखा हो गया, सिलाई मशीन हो गया इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, राष्ट्रीय महामार्ग क्या है? ठीक है, देखो, भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग भारत के केंद्रीय सरकार द्वारा संस्थापित और संभाले जाने वाली लंबी दूरी की सड़कें। ठीक है, मुख्यतः ये सड़कें दो पंक्तियों की है। ठीक है, प्रत्येक दिशा में जाने के लिए एक पंक्ति होता है। भारतीय राजमार्गों की कुल दूरी कितनी होती है? 56 लाख किलोमीटर। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, सड़क परिवहन के 3 गुण बताएं। ठीक है, देखो, सड़क उबड़ खाबड़, धरातल और पर्वतों पर बनाई जा सकती है। ठीक है, सड़क परिवहन अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी व कम वस्तुओं के परिवहन में कम खर्चीला होता है। सड़क परिवहन के माध्यम से घर घर सेवाएं आसानी से उपलब्ध होती है तथा सामान उतारने चढ़ाने की लागत भी सबसे कम होती है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, आधुनिक समय में संचार के साधनों का क्या महत्व है? ठीक है, देखो, आधुनिक समय में संचार के बहुत सारे साधन हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ दिखा दिए हैं आपको। ठीक है, रेडियो हो गया, ठीक है, टेलीविज़न हो गया, इंटरनेट हो गया, ईमेल हो गया, लैंडलाइन हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, टेलीग्राम हो गया, ठीक है, पेजर हो गया, फैक्स हो गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसको अच्छा से डिस्क्राइब करके लिखना है। ठीक है, और कुछ इसका महत्व बताना है। ठीक है, हो गया, खत्म। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सिविक्स का। ठीक है, सत्ता की साझेदारी का क्या लाभ है? इसका आंसर देखिए। ठीक है, टकराव को रोकने के लिए सत्ता की साझेदारी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि इससे सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। चूँकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है। ठीक है, इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना, ठीक है, राजनीतिक व्यवस्थाओं को स्थायित्व के लिए अच्छा होता है। ठीक है, बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तात्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है, पर आगे चलकर यह देश की अखंडता के लिए घातक साबित हो सकता है। ठीक है, बहुसंख्यकों का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता। ठीक है, अक्सर यह बहुसंख्यकों के लिए भी बर्बादी का कारण बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था का वर्णन करें। ठीक है, इसका आंसर देखिए। बेल्जियम में 59% के है जनता डच बोलती है। ठीक है, वहाँ फ्रेंच बोलने का प्रतिबंध है, मना है। ठीक है, वहाँ फ्रेंच भाषा के शक, अविश्वास एवं नीचे की दृष्टि से लोग देखते हैं। यह प्रतिबंध गृह युद्ध का आसार बनता है। ठीक है, उससे पैदा हो सकता है गृह युद्ध। डच एवं फ्रेंच भाषा की विभिन्नता सामुदायिक विभाजन का आधार बन सकता है। ठीक है, सत्ता में भी डच जनता का प्रतिनिधित्व ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, चूँकि बहुसंख्यवाद उन लोगों की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, राज्य सूची का क्या अर्थ है? ठीक है, देखो, राज्य सूची इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। ठीक है, राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें करीब करीब 66 विषय था। ठीक है, लेकिन अभी हम देखें तो इसमें 61 विषय है। ठीक है, अब आगे देखिए, समरूप समाज का क्या तात्पर्य? ठीक है, देखो, समरूप समाज होता क्या है? इससे अभिप्राय यह है कि वह समाज जिसमें किसी प्रकार की सामाजिक असमानता ना हो। ठीक है, और ना ही समाज के लोगों के बीच में किसी प्रकार का कोई भेदभाव हो। ठीक है, समरूप समाज में रह रहे लोगों में बहुत ही कम सामाजिक असमानता होती है और उनके द्वारा निभाए जाने वाले रीति रिवाजों में भी अधिक अंतर नहीं होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दबाव समूह का क्या अभिप्राय? ठीक है, देखो, दबाव समूह शब्द का अर्थ ऐसे किसी हित समूह से है जिसके सदस्यों का समान हित होता है और वे अन्य समूहों और राजनीतिक प्रक्रिया का अपना दावा करते हैं, अपने आप को संगठित कर एवं सरकारी नीतियों को प्रभावित कर अपने हितों की पूरा करते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका और कार्यों का वर्णन करें। ठीक है, देखो, राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह होता है जो एक जैसे विचार रखते हैं। ठीक है, और जो देश की विभिन्न समस्याओं पर एक मत होते हैं। ठीक है, उन लोग बीच में एक मत रहता है, जैसे राजनीतिक दल का नाम दिया जाता है। ठीक है, राजनीतिक दलों का महत्व क्या है? भूमिकाएं एवं कार्य। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का अपना विशेष महत्व होता है। प्रजातंत्र में ये अनेक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। ठीक है, राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और अपने उम्मीदवारों को अधिक से अधिक मत जिताने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा, राजनीतिक दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं और उनका समर्थन हासिल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है,
राजनीतिक पार्टियां देश के कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लोकतंत्र में प्रत्येक दल सरकार बनाने का प्रयत्न करता है। चुनाव जीतने पर बहुमत दल का सरकार बनता है और अपनी नीतियों के अनुसार सरकार को चलाता है। दूसरे दल विरोधी दल के रूप में भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, लोकतंत्र का मूलभूत परिणाम क्या है। ठीक है, लोकतंत्र में सबसे बेहतर बताया गया था क्योंकि यह नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, इससे फैसलों में बेहतरी आती है। ठीक है, टकरावों को टालने संभालने का तरीका देता है और अच्छा माना जाता है, पर व्यवहार में इसे इतना अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, अगला सवाल देखिए। ठीक है, लोकतंत्र के 4 दोषों का वर्णन करें। ठीक है, देखो भारत में लोकतंत्र में बहुमत का मतलब ही होता है समाज का विभाजन, जाति, धर्म, ठीक है, पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला आरक्षण, क्षेत्र, भाषा, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक के आधार पर करना होता है। ठीक है, तानाशाही का खतरा होगा। ठीक है, अन्याय का बोलबाला हो सकता है, असमान व्यवहार हो सकता है, अप्रत्यक्ष यानी बिचौलियों का बोलबाला हो सकता है चुनाव में। ठीक है, अगला सवाल देखिए। ठीक है, लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तों का वर्णन करें। ठीक है, इसका आंसर देखिए, लोकतंत्र को निम्नलिखित ढंगों से मजबूती प्रदान की जा सकती है। ठीक है, मौलिक अधिकार, लोकतंत्र को अपने नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार, किसी भी धर्म को मानने का अधिकार, कोई भी कार्य करने का अधिकार, ठीक है, दिया जाए तो वह अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ठीक है, इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी पर भी असर पड़ेगा, इससे लोकतंत्र सुदृढ़ होगा। ठीक है ना, शिक्षित जनता, ठीक है, लोग पढ़े लिखे होने चाहिए ताकि वह देश तथा संसार की समस्याओं को समझ सके, उन्हें वोट देने का महत्व का पता होना चाहिए। ठीक है, जो लोग इस बात का ध्यान नहीं रखते वह उन्हें प्राप्त मौलिक अधिकारों को भी अच्छे ढंग से प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए जनता पढ़ी लिखी होनी चाहिए ताकि लोकतंत्र को मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, आर्थिक असमानता, अगर हम लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं तो अधिक आर्थिक असमानता से लोकतंत्र का गलत प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। ठीक है, मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं। ठीक है, देखो मानव विकास सूचकांक HDI जिसको बोलते हैं, जिस जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय संकेतक का एक सांख्यिकीय समग्र सूचकांक होता है जिसका उपयोग देशों को मानव विकास के 4 स्तरों में क्रमबद्ध करने के लिए किया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जैसे हम UNDP बोलते हैं, के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, इसका रिपोर्ट। अगला सवाल देखिएगा, धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों आवश्यक। ठीक है, धारणीयता के विषय विकास के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अर्थव्यवस्था एवं पर्यावरण परस्पर निर्भर करते हैं। ठीक है, इसलिए पर्यावरण की उपेक्षा करके हम लोग विकास नहीं कर सकते। ठीक है, इसको हमको ध्यान देना पड़ेगा जिससे कि भावी पीढ़ी पर जो हम लोग को प्रभाव पड़ेगा उसको हम लोग कम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र किसे कहते हैं। देखो द्वितीयक क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें उद्यम एक प्रकार के वस्तु को दूसरे प्रकार की में परिवर्तित करता है। ठीक है, जिसमें निर्माण काम होता है। ठीक है, जैसे कि आपको गन्ने से चीनी बनता है। ठीक है, इसे विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, इसमें उद्योग निर्माण आदि शामिल किए जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए। ठीक है, मुद्रा के दोषों को बताएं। ठीक है, देखो मूल्य में अस्थिरता, मुद्रा एक प्रमुख दोष, इसके मूल्य में होने वाले परिवर्तन। ठीक है, मुद्रा के मूल्य में होने वाले तीव्र एवं अचानक परिवर्तन का हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और सेकंड लिखिएगा, आय और धन के वितरण में असमानता। ठीक है, मुद्रा कारण क्या होता है, समाज में संपत्ति का वितरण भी प्रभावित होता है। उत्पादन के साधन कुछ ही लोगों के पास क्या होता है, एकत्र हो जाता है। ठीक है, कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जिसके पास धन इकट्ठा हो जाता है तो उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋण के अनौपचारिक स्रोत क्या है। ठीक है, अनौपचारिक स्रोतों में ऋण गतिविधियों को नियंत्रित करने वाला कोई संगठन नहीं है। ठीक है, वे अनौपचारिक स्रोतों के लिए बहुत ही अधिक ब्याज दर वसूलते हैं, जैसे आपका साहूकार हो गया, व्यापारी हो गया, ठीक, कर्मचारी हो गया, रिश्तेदार हो गया, दोस्त हो गया, सभी क्या करते हैं, जब पैसा हम लेते हैं उधार ना तो बहुत ज़्यादा कर्ज लेते हैं हमसे। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा हमसे क्या करते हैं, वो इंटरेस्ट रेट मांगता है। ठीक है, यानी ब्याज दर ज़्यादा मांगते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, विश्व व्यापार संगठन के 2 उद्देश्यों को लिखिए। ठीक है, इसका आंसर देखिए, किसी देश को अपने व्यापार भागीदारों के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए, इससे अपने और विदेशी उत्पादों, सेवाओं और नागरिकों के बीच भी भेदभाव, ठीक है, नहीं करना चाहिए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, व्यापार को प्रोत्साहित करने के सबसे स्पष्ट तरीकों में से एक है व्यापार बाधाओं को कम करना। ठीक है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हो, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। ठीक है, देखो विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुत अच्छा भूमिका निभा रही है। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं, निवेश
और प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस टेक्नोलॉजी, ठीक है, आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, वैश्वीकरण के मुख्य प्रमुख उद्देश्य होता है देश में फैली आर्थिक असमानता को दूर करना, ठीक है, ताकि इन आर्थिक असमानताओं को दूर कर अल्प विकसित और विकासशील देशों को विकसित देशों की श्रेणी में लाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, वस्तुओं की गुणवत्ता का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। इसमें आपको पॉइंट में दे दिया हूँ, ठीक है, एग मार्क, आईएसआई मार्क और इको मार्क। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है, आपका आंसर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, औसत आय से आप क्या समझते हो। औसत आय से तात्पर्य उस आय से होता है जो किसी एक देश की जनसंख्या और उस देश की कुल राष्ट्रीय आय के बीच के अनुपात से प्राप्त की जाती है। औसत आय को ही प्रति व्यक्ति आय हम लोग बोलते हैं। ठीक है, औसत आय किसी देश की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में उपभोक्ता आंदोलन की प्रगति का वर्णन करें। ठीक है, इसका आंसर देखिए, ठीक है, अत्यधिक खाद्य पदार्थों व खाद्य तेल में मिलावट की वजह से 1960 में के दशक में व्यवस्थित रूप में उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ। 1970 दशक तक उपभोक्ता संस्थाएं बृहद स्तर पर उपभोक्ता अधिकार से संबंधित आलेखों के लेखन और प्रदर्शनी के आयोजन का कार्य करने लगी थी। भारत में उपभोक्ता दलों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि निजी व्यापारियों द्वारा उपभोक्ताओं के शोषण के अनेक मामले सामने आए थे। ठीक है, विभिन्न उपभोक्ता दलों की प्रक्रियाओं ने भारत सरकार को उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 पारित करने पर मजबूर किया जो कोपरा के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, इतना आपको लिख देना है। ठीक है ना, तो दोस्तों ये था आपका सोशल साइंस का, ठीक है, सामाजिक विज्ञान का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप जरूर करके जाओगे, आपको बहुत फायदा होगा 12 फरवरी को। ठीक है, जो आपका एग्जाम होने वाला। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा, क्योंकि मैं आपको इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट वीडियो आपको देने वाला हूँ। ठीक है।